बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम आगे लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आपको जो हमने तारुफ़ कराया था चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा कि इकोसिस्टम जो है ये कलेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक माहौल में मौजूद जानदार और बेजान चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बन जाता है। अर्नस्ट हैकल ने इसको इंट्रोड्यूस कराया इकोलॉजी टर्म में। इकोलॉजिक ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। इकोसिस्टम के अंदर हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया इको और सिस्टम को। फिर हमने इसमें जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स कोड की, और जो फिज़िकल या एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, ये बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कर ली थी, तो आपने इनको बार बार रिवाइज भी करना है और इनकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद करना है। बायोस्फीयर क्या है इसको एक्सप्लेन किया गया। हैबिटाट, इसकी डिटेल हमने एक्सप्लेन की। जोसेफ ग्राइनल साइंटिस्ट का जिक्र हुआ जिसने निक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से आप स्पेशली तैयार करें। इसको हमने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह बेटा। आर्टिकॉलॉजी, इसको हमने वाज़े किया विद एग्जांपल। साइनकॉलॉजी, इसे कम्युनिटी इकोलॉजी कहा था और इसकी डिटेल सारी हम पढ़ चुके हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं उनमें तमाम बेसिक टर्म्स इकोलॉजी से रिलेटेड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा, तो इनको आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है, साथ साथ याद कर लेना है प्रॉपरली। डेफिनेशंस को बुक के अंदर जो मौजूद हैं इनको आपने तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 है बेटा हमारा, और इसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं, सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम को बेटा हम 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि बायोस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि ये बायोस्फीयर के अंदर मौजूद हैं, और बायोस्फीयर इट इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ extending about 8 to 10 kilometers to the upper reaches of the atmosphere. Very important objective it is। 8 से 10 किलोमीटर की एक बाउंड्री लाइन मौजूद है बायोस्फीयर की, जिसमें तमाम लिविंग कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इसको हम कंक्लूड करते हैं सेम डिस्टेंस इनटू द डेप्थ ऑफ ओशंस। तो ये हमारे पास मौजूद है एक व्यू बेटा, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और इसमें एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, पानी है, उसमें जानदार मौजूद हैं, और बाहर माहौल में जानदार मौजूद हैं। तो ये हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, बायो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। नंबर 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स बेटा। एबायोटिक कंपोनेंट्स फिजिकल कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इनको बोला जाता है, और इसमें हम ऑलरेडी एग्जांपल्स पहले भी पढ़ आए हैं डिटेल से। एयर है और वाटर है, सॉइल है, ये तमाम बेटा एग्जांपल्स हैं इनकी। उसके अलावा हम इनको अगर इकोलॉजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो एयर के लिए बेटा हम बोलेंगे, याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एटमॉस्फेयर। एटमो एयर से रिलेटेड है, स्फेयर प्लेस से रिलेटेड है। नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर बेटा। हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो वाटर
स्फीयर अगेन प्लेस। लिथोस्फीयर नंबर 3 लिथो सॉइल या अर्थ के लिए है और स्फीयर अगेन प्लेस के लिए। तो ये हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की ब्रीफ डिवीजन है, जिसमें एटमॉस्फेयर नंबर 1, हाइड्रोस्फीयर नंबर 2, लिथोस्फीयर बेटा नंबर 3 ये आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कंपैरिजन चार्ट, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स को भी ड्रा किया गया है, जिसमें लिविंग थिंग्स मौजूद हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं नॉन लिविंग, जिसमें पानी है, सॉइल है, एयर है, मिनरल्स हैं, लाइट है। तो ये तमाम बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम का। प्रोसेस जो इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं और रिलेशंस जो मौजूद हैं उसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो मेन प्रोसेसेस जो इकोसिस्टम के अंदर चल रहे हैं बेटा, उसमें नंबर 1 आप इसको करेंगे फीडिंग, नंबर 2 सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, नंबर 3 एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। तो ये बेटा प्रोसेसेस हैं जो इकोसिस्टम में चल रहे हैं कि इकोसिस्टम के अंदर बेटा फीडिंग का प्रोसेस चल रहा है, नंबर 1 सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, नंबर 2 और नंबर 3 बेटा एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम में होने वाले 3 अहम प्रोसेसेस हैं। इकोसिस्टम के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो इन प्रोसेसेस से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। उसमें नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ्स, नंबर 2 कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स में देखें तो इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं बेटा प्लांट्स की, तो या एल्गी वगैरह के ग्रुप्स हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कंज्यूमर्स को, जिन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, ये दूसरों से खुराक लेते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब आप जानते हैं सेल्फ, खुद, ट्रॉफ खुराक, खुद खुराक बनाने वाले बेटा ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर्स जो दूसरों से लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो अदर्स, ट्रॉफ फूड, दूसरों से खुराक लेने वाले, तो वो कंज्यूमर्स बन जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप कि ये एनिमल स्पेसिमेन है, इट इज ऑब्वियसली कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉफ, और फिर प्लांट है तो वो ऑटोट्रॉफ होगा, प्रोड्यूसर होगा। लास्ट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बेटा जो डेड बॉडीज को, मुर्दा अजसाम को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। यही पौधा मर जाता है या जानवर मर जाता है तो इनके मरे हुए अजसाम को डीकम्पोज करने के लिए अलग कैटेगरी है जानदारों की। डीकम्पोजर्स यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ फंजाई। तो ये बेटा 3 अहम जो है कंपोनेंट्स हैं और ये तीनों जुड़े हुए हैं फीडिंग, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम। क्योंकि ये 3 अहम प्रोसेसेस चल रहे हैं इकोसिस्टम में बेटा, और ये तीनों प्रोसेसेस इन 3 कंपोनेंट्स में आपस में इंटरेक्शन डेवलप किए हुए होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स के दरमियान। अब इसमें देखें एग्जांपल आप देख सकते हैं फंगस की, कि एक फंगस है, मशरूम है, जो कि डीकम्पोजर का रोल इन्वायरमेंट में प्ले कर रहा है एज निक, कि इसका जो निक है, इसका जो रोल है वो बेटा डीकम्पोजर का है। पौधे का निक क्या है? ऑटोट्रॉफ है, प्रोड्यूसर है। जानवर का निक है कि वो हेटेरोट्रॉफ है, कंज्यूमर है इन्वायरमेंट में। और ये तीनों आपस में कंसर्न हैं, या ये तीनों कैटेगरीज आपस में प्रोसेसेस के जरिए इंटर रिलेट हो जाती हैं, जो कि फीडिंग, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और फ्लो ऑफ एनर्जी हैं। ये बात वाज़ेह हो गई बेटा कि ये आपस में कंसर्न हैं थ्रू फीडिंग प्रोसेस, नंबर 2 सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, एंड अगेन नंबर 3 फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इनके जरिए आपस में
रिलेट हो जाते हैं, जुड़े होते हैं। खुराक के लिए बेटा मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स के लिए और एनर्जी के फ्लो में ये आपस में इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अगेन ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसेंसिस। बेटा फोटोसेंसिस का प्रोसेस है जिसके ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं। तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये बेटा ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, इसमें एल्गी के ग्रुप्स भी बहुत सारे ऐड हो सकते हैं बेटा। ओवरऑल प्लांट्स ही कहा जा रहा है। कैप्चर एंड ब्रिंग द लाइट इनटू द एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम, कि सूरज की रोशनी को ये इकोसिस्टम के अंदर ले आते हैं थ्रू फोटोसेंसिस, कि ये रोशनी को कैप्चर करते हैं अपने मखसूस मैकेनिज्म के जरिए जो पत्तों में चलता है फोटोसेंसिस का क्लोरोप्लास्ट में, और फिर ये इस तरह से सूरज की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म्स में। तो ये बेटा ऑर्गेनिक फूड यानी खुराक जो हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी ऑर्गेनिक फूड है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये तैयार करते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं बेटा। इनको मिलाकर ये या इनकी मदद से ये खुराक बना लेते हैं। अब देखें कि लाइट एनर्जी मौजूद है बेटा, इस लाइट एनर्जी के जरिए पौधा जो है खुराक बनाता है। तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ है, ये जो है कैप्चर करेगा अपने पत्तों के जरिए सूरज की रोशनी को, और अपने पत्तों के सेल्स में जिन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं उसमें ये मैकेनिज्म डेवलप होगा क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज में फोटोसेंसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेटा यूज होगी, सूरज की एनर्जी और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इन रिटर्न खुराक बनेगी और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होगा। नंबर 2 कंज्यूमर्स। बेटा कंज्यूमर्स जिन्हें हमने अभी हेट्रोट्रॉफ्स कहा था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का। तो कंज्यूमर्स में एनिमल्स शामिल हैं बेटा, मेन जो कि हेट्रोट्रॉफ हैं, और ये एनर्जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं। रेडीमेड कहते हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, पहले से जो खुराक तैयार हो चुकी है पौधों में उसको ये हासिल कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। सो दे आर कंज्यूमर्स, इन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं बेटा। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि पौधे में खुराक बन रही है और पौधा ऑटोट्रॉफ है, प्रोड्यूसर है, ये खुराक बना रहा है, खुद भी यूज़ करेगा। और दूसरे जो ऑटोट्रॉफ्स के बाद हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी है कंज्यूमर्स की, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं बेटा कंज्यूमर्स की, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। जैसे हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को यूज़ कर रहे हैं, और फिर कार्निवोर्स हैं जो इन हर्बीवोर्स को एज फूड यूज़ करते हैं, और फिर ये मर जाते हैं अगर पौधा है, जानवर है लाइक हर्बीवोर या कार्निवोर, तो इनकी डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करने के लिए लास्ट कंपोनेंट मौजूद हैं डीकम्पोजर्स। तो ये डीकम्पोजिशन करते हैं डेड बॉडीज़ को, गला सड़ा कर मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं, और उससे मिनरल्स दोबारा फिर यूटिलाइज हो सकती हैं फॉर द प्रोड्यूसर्स अगेन, और इस तरह से ये साइकिल चलते रहते हैं। डीकम्पोजर्स बेटा लास्ट कैटेगरी है हमारे पास। डीकम्पोजर्स जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं डीकम्पोजिशन का, और इसमें दो बड़ी मेजर कैटेगरीज हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इट इज बेटा। उसमें नंबर 1 फंजाई, नंबर 2 बैक्टीरिया। इन्हें हम प्रिंसिपल डीकम्पोजर्स का नाम देते हैं, और ये एनर्जी ले रहे हैं डेड, डिके, गले सड़े प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से ये एनर्जी हासिल करते हैं, मतलब फूड हासिल करते हैं। तो इनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। थ्रू देयर डीकम्पोजिशन एक्टिविटी, कि जब ये डीकम्पोजिशन का काम कर लेते हैं बेटा, तो ये मिनरल्स या केमिकल एलिमेंट्स माहौल के अंदर रिलीज करते हैं आयंस की फॉर्म में, जिनको बाद में फिर प्लांट्स यूज करते हैं। जैसे डीकम्पोजिशन के जरिए नाइट्रेट्स रिलीज होते हैं, अमोनिया रिलीज होता है, फॉस्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह, ये तमाम मिनरल आयंस हैं जिनको डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के नतीजे में रिलीज किया जाता है बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये थोड़ा सा वाजे हो गया बेटा। तो ये ओवरव्यू है कि हमारे पास जो है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और ये मर जाते हैं तो इनको डीकम्पोजर जो है डीकम्पोज करते हैं, और इस तरह से बैक्टीरिया या फंगस वगैरह की मदद से इनकी डेड बॉडी से मिनरल आयंस बनते हैं,
जैसा कि आप देख रहे हैं नाइट्रेट आइंस हैं या नाइट्राइट हैं, अमोनियम आइंस हैं, इस तरह और बहुत सी मिनरल्स डेवलप होती हैं डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से। फर्दर इसको आगे नाइट्रोजन साइकिल में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये वाज़ेह हो गया बेटा कि 3 बड़े मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहली कैटेगरी क्या थी, प्रोड्यूसर्स, दूसरी कैटेगरी कंज्यूमर्स, और अब लास्ट कैटेगरी क्या है बेटा, डीकम्पोजर्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक ब्रीफ डेफिनेशन है, इसको भी आपने बड़ी जिम्मेदारी से याद रखना है। फूड चेन। फूड चेन एक सादा, इसे लीनियर बोला जाता है, सिंपल इंटरेक्शन है, रिलेशन है जानदारों के दरमियान खुराक के लिए। तो हम जानदार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं खुराक के लिए। इस रिलेशन को बेटा फूड चेन बोला जाता है। इसमें एक जानवर फूड सोर्स बन जाता है दूसरे की, और दूसरा उसको एज फूड यूज कर रहा होता है। तो लीनियर सिंपल रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड, इट इज कॉल्ड एज फूड चेन बेटा। इसे हम फूड चेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो फूड चेन एक लीनियर का मतलब सादा सीक्वेंस है, एक तरतीब है, सिलसिला है जानदारों का, जिसमें खुराक, न्यूट्रिएंट्स, खुराक या एनर्जी वगैरह जानदार एक दूसरे से मुंतकिल करते हैं। एक जानदार की खुराक दूसरे जानदार की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, यानी वो फूड बन जाता है दूसरे की, और इस तरह दूसरा भी फूड बन जाता है किसी और नेक्स्ट जानदार की। तो इस तरह ये एक सादा रिलेशन डेवलप हो जाता है खुराक के लिए। तो तमाम जानदार डिपेंड करते हैं ऑफ कोर्स प्लांट्स पर, प्रोड्यूसर्स पर अपनी खुराक के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स बेटा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तमाम हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स पौधों पर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। अब देखिए एक टिपिकल एग्जांपल है, एक बेहतरीन मिसाल है फूड चेन की। इसमें एक कंज्यूमर है ईगल। ईगल जो है ये एक और हेटेरोट्रॉफ या कंज्यूमर है, ब्लू बर्ड, उसको खुराक में लेता है। और ब्लू बर्ड जो है इंसेक्ट्स को एज फूड यूज करता है, लाइक कैटरपिलर। और फिर कैटरपिलर जो इंसेक्ट्स हैं ये बेटा अल्टीमेटली ग्रास या फिर ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर्स को एज फूड यूज करते हैं। तो आप स्टार्ट लोगे बेटा तो उसमें नंबर 1 आप लिखोगे कि हमारे पास जो ग्रास है नंबर 1 पे, कि ये हमारा जो है पहला ऑर्गेनिज्म है, इससे खुराक जाएगी कैटरपिलर में नंबर 2। फिर बेटा कैटरपिलर से खुराक जाएगी ब्लू बर्ड में नंबर 3, और ब्लू बर्ड भी आगे फूड बन रहा है ईगल की बेटा। तो ये एक सादा रिलेशन है, एक फ्लैट लाइन आप बनाएंगे, उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रास, उसके बाद बेटा आप आगे नंबर 2 पे लिख देंगे कैटरपिलर। अब ग्रास फूड बन रहा है कैटरपिलर की, कैटरपिलर मुझे बताएं किसकी फूड बनेगा, ब्लू बर्ड की बेटा, और ब्लू बर्ड किसकी फूड बन जाएगा, ईगल की। तो इस तरीके से एक लीनियर, एक फ्लैट, एक सीधा रिलेशन डेवलप हो जाएगा। सो इट इज फूड चेन। इसको हम फूड चेन का नाम दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, ग्रास प्रोड्यूसर है, और इसको डायरेक्ट फूड के तौर पर यूज कर रहे हैं इंसेक्ट्स, और ये हर्बीवोर्स बन जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इनको जो यूज करेंगे डेफिनेटली वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जैसे ब्लू बर्ड वगैरह है। फिर इनको भी आगे टर्शी कंज्यूमर यूज करते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। और अगर ये मर जाते हैं, जैसे पौधा मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है, तो इनकी डेड बॉडीज को कौन करेंगे डीकम्पोज, डीकम्पोजर्स। तो ये बेटा इनको डीकम्पोज करेंगे, और आफ्टर डीकम्पोजिशन फिर वही मिनरल आइंस बनेंगे सॉइल के अंदर, उनको दोबारा फिर प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेंगे और ग्रो करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट था फूड चेन का, जिसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।